Hello everyone, welcome back to the Bankers Grid. In today's session, we are going to solve important FA MCQs for the month of August. अगस्त महीने का MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर RRB एग्जाम. आप लोगों को ये डेटा पता रहेगा दैट लास्ट 1 मंथ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो करंट न्यूज में अवेलेबल रहता है. दैट्स वाई वो एग्जामिनर का फर्स्ट चॉइस रहता है कि वो डेटा से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल न्यूज, नॉट अबाउट आरबीआई सर्कुलर. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. आप लोगों का एफए अगस्त का एमसीक्यू वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है. आप लोगों का उसका सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड हो रहा है सो दैट कि आपका प्रैक्टिस हो पाए. मॉर्निंग का सेशन जुलाई का रिवीजन स्टार्ट हो गया, नहीं करा है तो स्टार्ट कर देना मॉर्निंग में सो दैट कि यार जुलाई का डेटा अगस्त का डेटा प्रॉपर्ली आप लोगों का हो पाए कम टाइम पर. आज हमने एक दिन में 45 मिनट्स में 30 पेज को रिवाइज करा है. अब 30 पेज को रिवाइज करा है, टू द पॉइंट रिवाइज करा है, जितना डेटा आपका ब्रेन का कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही करा है. एंड टाइम पर भी मैराथन आएगा, ढंग से कवर करते चलना जो भी गाइडेड है इन दी क्लासेस. जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है बैच में एनरोल कर लीजिए. डू नॉट लेट गो ऑफ द डेज गाइस. ज्यादा लेट गो करोगे डेज को तो एग्जामिनेशन आ जाएगा, फिर लगेगा कि नेक्स्ट ईयर की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई कर दीजिए. एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस. जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे रात में सॉल्व कर रहे हो या बाद में भी सॉल्व कर रहे हो, एंड टाइम की क्लासेस डेफिनेटली आप लोगों का बहुत बेनिफिट करेगी. एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है. वन मोर थिंग दैट नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस गाइस, आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस हुआ, उसका कैप्सूल, ई बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर क्वांट रीजनिंग की क्लासेस हो, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड मोमेंट पर भी. सारा फीचर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सो दैट कि आपका इनलाइन प्रिपरेशन हो पाए जो आरआरबी एग्जामिनर आप लोगों से पूछने का चांस रखता है. ऑलराइट, जब भी एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फॉर आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन क्वार्टर 1 2025. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया दैट डेटा जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर आप नेक्स्ट ईयर बोलोगे वापस से दैट फिगर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आया. डेटा को कैसे याद रखना है, ठीक है. पहला डेटा जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर का जो डेटा रहता है वो पूछा जाता है, मंथ का पूछा जाता है. किसी मंथ में एकदम टॉप पे गया या फिर लोवेस्ट गया तो उसको याद रखना पड़ता है. और ईयर ऑन ईयर डेटा कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो यहां पर बात करी गई है नेट प्रॉफिट क्वार्टर 1 का पब्लिक सेक्टर बैंक का जो रिपोर्ट हमने फर्स्ट सेशन अगस्त फर्स्ट सेशन में पढ़ा था 24-25 के लिए कितना है. करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है. ये आप लोग बता चुके होंगे. लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपको कुछ आंसर्स दिख रहे थे नीचे, तो आप लोग को इस बार आंसर्स नहीं दिखेगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. रिकॉर्डेड वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है दैट कि आप बाद में इसको करेंगे तो शॉर्ट में कर पाएंगे जल्दी से. लाइव सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उसको करने में बाद में आपको टाइम लगेगा. तो इंपॉर्टेंट सेशन है. इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप जरूर मिल जाएगा जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स है, ठीक है. बाकी आप लोगों का पूरा बल्क का जो पीडीएफ है अगस्त मंथ का वो वेबसाइट पर अपलोड हो गया, उसका सेक्शनल टेस्ट भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर है इसका 39,974 करोड़. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है. What was the year-on-year growth rate of net interest income for public sector bank in quarter 1 24-25? This is again for public sector bank का जो profitability report आया था. सॉरी. तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है लास्ट ईयर के क्वार्टर से, मतलब जो हमारा अप्रैल मई जून का क्वार्टर रहता है उससे 23 वाला क्वार्टर, और अगर हम कंपेयर करें उस क्वार्टर का रिजल्ट से इस क्वार्टर के रिजल्ट को 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर के अभी वाले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 से, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ था. पढ़ लिया है आप लोगों ने, पढ़ के करा है, डेफिनेटली करो. थोड़ा पढ़ के करना, नहीं कर पा रहे तो वापस सेशन देख लेना, लेकिन मेक श्योर करना दैट जो हम रिवाइज कर रहे हैं मॉर्निंग में वो रिवाइज करते चलो. 3 दिन में मैं पूरा कंप्लीट जुलाई कवर करवा दूंगा. आरबीआई सर्कुलर मैंने सिंगल डे में आप लोगों को कवर करवाया. सॉरी, आरबीआई सर्कुलर सिंगल डे में कवर करवाया, वापस से रिवीजन लगेगा फॉर श्योर उस पे. तो उसका सेक्शनल टेस्ट आप लोगों के लिए एक्टिव हो रहा है. नॉट अबाउट दिस ओनली, लेवल बाय लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी एक्टिव हो जाएगा कल परसों में आप लोगों के लिए. तो जिसपे आप लोगों को लगता है ना कि यार हमारा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है, एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा आपका, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है. करेक्ट आंसर इज 7.1%. How much is the government of India investing to computerized primary agricultural credit societies parks, जिसको पार्क्स बोला जाता है. पार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है बिकॉज इसको कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड. और नाबार्ड किसको रेगुलेट करता है, आरआरबी. आपका एग्जाम का है का आरआरबी का, तो फॉर श्योर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है. इस टाइप के वेटेज क्वेश्चन पर वेटेज रखना है आप लोगों को. अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. करेक्ट आंसर बता रहा है कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है फॉर कंप्यूटराइजेशन
ताकि एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी है वहां पर कंप्यूटराइज हो पाए, चीजें ऑनलाइन आ पाए ढंग से, और उसके सेटअप के लिए कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अमाउंट आप लोगों को बताना है। ABCD में आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, मैं कुछ सेकंड्स आप लोगों को दे रहा हूं, अज्यूमिंग कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। करेक्ट आंसर इज 2516 करोड़। When will the Unified Pension Scheme UPS जिसको बोला जाता है बी इम्प्लीमेंटेड, कब से एक्टिव होने वाला, इंप्लीमेंट होने वाला है? यूपीएस अभी लेटेस्ट डेटा की न्यूज में बहुत चल रहा था, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से देखने को मिलेगा एग्जाम में। पूरा डेटा आप लोगों की जो एफए का कंपाइल्ड 100 पेजेस का जो आपको पीडीएफ मिला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें कंपाइल्ड होकर इसको ऐड कर दिया गया, इसको पढ़ लेना एक बार, और उसके बाद हम लोग जब पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स का एक साथ वन गो में कवर करेंगे तो उसमें वापस अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। तो इंप्लीमेंट कब से होने वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आई गेस जिसको पता है उन्होंने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2025। ठीक है, याद रखोगे 1 अप्रैल 2025 से ये इंप्लीमेंट होगा। पाक्स का जो फंड लगा है वो कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है? पाक्स क्या होता है? पीएससीएस आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या टर्मिनोलॉजी आ गई एग्जाम में, इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। जो सोसाइटीज होती है एग्रीकल्चर की उनको बोला जाता है पाक्स। ठीक है, तो उसमें कितना अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है? 2516। पर्पस इज कि वो कंप्यूटराइज कर पाए इन सोसाइटीज को, कहां पर? 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, यहां पर अगर हमने बात करी थी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, वन मोर टाइम आप एक बार देख लो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है बैंक ने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितने इंटरेस्ट पर मतलब कस्टमर का जो डिपॉजिट लिया उसको इंटरेस्ट दिया था और फिर लेंड करा उस पैसे को तो इंटरेस्ट लिया है, तो इन दोनों के नेट डिफरेंस को बोलेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो उनका ईयर ऑन ईयर कितना परसेंट चल रहा था? दैट इज 7.1% का डिफरेंस आ रहा था, विच इज वेरी गुड। नाउ let's move towards the next question, which is what is a key requirement for an entity to be recognized as an SRO under the RBI's framework? Mark my word, एक क्वेश्चन SRO से कंफर्म आपकी एग्जाम में आ रहा है। SRO CIC से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। मैं कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी आपको इंटरनली दूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर नहीं बन रहा है, जब आपसे नहीं बनेगा पहले तो आपको अप्रोच करना है इन्हीं को, नहीं बन रहा है तो फिर मैं आपको सिलेक्टेड दूंगा क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज रिस्क रहेगा, तो वो क्वेश्चन सेट भी मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली दूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज द की क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसआरओ अंडर द आरबीआई फ्रेमवर्क? जिसको नहीं पता एसआरओ क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअली खुद के लिए खुद मिलकर काम करती है, जैसे एनजीओ टाइप का काम करती है। ठीक है, जैसे एनजीओ काम करता है नॉन प्रॉफिट, ऐसे ये नॉन प्रॉफिट काम करती है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट बॉडी रहती है। तो अगर आरबीआई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, आरबीआई ने अभी बताया फ्रेमवर्क की एसआरओ को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनमें से कौन सा ऑप्शन होना जरूरी है, तो प्रॉफिट मेकिंग स्टेटस होना चाहिए, मिनिमम नेट वर्थ ऑफ, अभी मैंने करेक्ट आंसर तो बता ही दिया आप लोगों को, दैट उसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन है तो आएगा नहीं क्योंकि एनजीओ जैसा काम करना है, नॉन प्रॉफिट रहेगा। मिनिमम नेटवर्थ उसका 10 करोड़ होना चाहिए, मैंडेटरी गवर्नमेंट अफिलिएशन होना जरूरी है, एक्सक्लूसिवली प्राइवेट मेंबरशिप होना जरूरी है। करेक्ट आंसर इज बी, विच इज मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ है तो वो एप्लीकेबल है कि वो एसआरओ के लिए अप्लाई कर सकता है, फ्रेमवर्क में वर्क कर सकता है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं गाइस, जिसने नहीं देखा था सेशन वापस देखना, और भी मैं इसको एक और बार करवाऊंगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उसको खुद से ना करें। अगस्त सेशन को करेंगे तो क्या होगा उससे कि आपका अटेंशन उस पार्ट पे ज्यादा रहेगा, फिर मैं कराऊंगा और खुद से फिर मॉक टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद रह जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी ब्रेन में एग्जाम में, है ना। Under the modified interest subvention scheme for financial year 24-25, what is the effective interest rate for the farmers who repay their loans on time? देखो, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें 1.5% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब डिस्काउंट मिलता है। जैसे उनको कितना परसेंट लगने वाला है उस पे से 1.5% माइनस हो जाएगा। 1.5% कौन देगा, इस स्कीम के अंडर में पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, बैंक को। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर वो टाइमली रिपे करता है, ठीक है, टाइमली रिपे करेगा कौन, फार्मर, तो क्या करेगा, रिपे किस चीज का करेगा, केसीसी पर, है ना। ये स्कीम किस पर एप्लीकेबल रहती है, केसीसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड। तो वो टाइमली रिपे कर रहा है तो उसको और सबवेंशन मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा, तो और डिस्काउंट जो मिलेगा उसके बाद इफेक्टिव परसेंटेज कितना रह जाएगा, उसको जो बढ़ना रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर है 4% पर एनम। कैसे लगेगा, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है दैट, जो स्कीम है गवर्नमेंट का स्कीम है वो ये बोलता है दैट कस्टमर को 7% पर आपको लोगों को लोन देना है। क्या बोला है, 7% पर लोन देना है, किसको देना है, बैंक्स को। अब इसके ऊपर परसेंटेज लग रहा है तो क्या, तो अप टू या फिर 1.5% कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। किसको देगी, बैंक को। कि आप 8.5% चार्ज कर लो लेकिन 7% इफेक्टिवली आपको किसको देना है, कस्टमर को। लेकिन अगर वो टाइमली रिपे करेगा तो मैं आपको 3% का और दे दूंगा, जिससे आप लोगों का रिमेन जो कस्टमर पे करेगा, जैसे 7% लग रहा था कस्टमर को, 3% वापस से और एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि उसने टाइमली रिपे कर दिया। तो रिमेनिंग इफेक्टिव परसेंट कितना लग रहा है जो एक फार्मर को पे करना है, दैट इज 4% पर एनम।
तो ये तीनों डेटा पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और ये केसीसी के ऊपर क्वेश्चन आना है चांसेस ज्यादा है ना। नाबार्ड का है, सर्कुलर में भी बहुत क्वेश्चन थे इसके। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट पर एनम पर फार्मर एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, उसके अंडर में मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है। अब ऑब्वियसली उसका कोई लिमिट रहेगा ना, बेनिफिट मिल रहा है तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज 3 लाख। मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, जो कैंडिडेट्स बताते हैं तो ट्रस्ट मी मैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा एफर्ट लूंगा सो दैट कि मुझे उनका आइडिया लग पा रहा है कि उनका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, ठीक है। तो अपने जितने भी मार्क्स रहते हैं या तो व्हाट्सएप कर देना टीम को, या फिर कोशिश करना कि कमेंट करके यहाँ पर बताना कि इतने क्वेश्चन गलत हुए। आप काउंट तो कर नहीं पाओगे कितने क्वेश्चन थे, तो ये बताना कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, जिससे आइडिया लग जाए कि आपके ऊपर कितना और काम करना है उस चीज के ऊपर। तो देखो 3 लाख का लिमिट रहता है, 3 लाख के ऊपर देखो कैटेगराइजेशन में एक बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बताता हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरआरबी के लिए तो 75% रहता है, आप लोगों को पता है। नॉर्मल बैंक्स के लिए 40% रहता है, ये आप लोगों को पता है। दिस इज फॉर आरआरबी, दिस इज फॉर नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है दैट आउट ऑफ दिस 18% आप लोगों को फार्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए देना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए देना है। 18% किसका, इसका 40% जो निकलेगा उसका 18%, 18% इसका। अब इसमें भी इस 18% में भी 10% आपका जाना चाहिए स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए, ठीक है। और 10% इसका भी कितना जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। अभी 10% जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए जाएगा इन 18% में से। अब स्मॉल मार्जिनल फार्मर का डेफिनेशन ये है दैट उनका 3 लाख से कम का लोन हो, इससे 3 लाख और बिलो 3 लाख का लोन हो, उसको बोलेंगे स्मॉल मार्जिनल फार्मर। उनको ही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है, जो कि अभी हो चुका है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। पहले 2% का सब्सिडी डायरेक्ट मिलता था, 1.5% का सबवेंशन मिलता है, ठीक है। अब चलो सीआईसी का क्वेश्चन आ गया। व्हेन डू द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस नीड टू सबमिट अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज स्टार्टिंग जनवरी 1, 2025। जिनको नहीं पता क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जब तक मैं बता रहा हूं बाकी सब आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होता है, जो कि सिबिल, जो कि आपके डेटा को रिफ्लेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, आपको क्रेडिट का रिपोर्ट बताता है, ठीक है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो कि लेंडिंग करता है। अब इनके ऊपर दोनों के ऊपर भी गाइडलाइन बहुत कंटिन्यूअसली आ रहा है, 1 साल हो गया कम से कम जिसके ऊपर गाइडलाइंस आ रहा है। तो अभी ऐसा बोला गया है दैट इनको टाइमली रिपोर्ट को अपडेट करना है, ठीक है। तो कब अपडेट करना है, उसका फ्रीक्वेंसी इन्होंने चेंज करा। पहले टाइम था कि 3-3 महीने में डेटा सिबिल और इन पर रिफ्लेक्ट होता था। अभी आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है दैट आप लोगों को जल्दी डेटा अपडेट करना है। तो उसका गाइडलाइन का अभी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप लोगों को बताना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। ऑप्शन बी फोर्टनाइटली विच मींस 15th ऑफ एवरी मंथ पॉसिबली, या 15 दिन में इनको अपडेट करना जरूरी है, जो कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने उनके लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द डेडलाइन फॉर CICs टू प्रोसेस द क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब इनको यार डेटा तो मिल गया, इनको डेटा कहां से मिल गया, कस्टमर ने अगर डिफॉल्ट करा या कस्टमर ने टाइमली पे करा, EMI सबका अलग अलग डेट पर रहता है, ठीक है। अब फोर्टनाइट वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। अब क्वेश्चन इज कि CI ने अगर डेटा दे दिया, किसको, जो लेंडर है उसने डेटा दे दिया सिबिल जैसी कंपनीज को। अब सिबिल जैसी कंपनी भी तो अपने पोर्टल पर हैंड टू हैंड तो अपलोड नहीं कर पाएगी, उसका भी कुछ टैट रहेगा। तो वो टैट का टाइम बोला गया है कि कितने टाइम पर अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। लेंडर ने दे दिया डेटा सिबिल को, तो इनको कितने टाइम पर अपलोड कर देना है। करेक्ट आंसर इज 5 कैलेंडर डेज। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे 5 कैलेंडर डेज है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद रखना है कि यार देखो ये तो हो गया CIC को, जैसे कि सिबिल हो गया, इसको किसने दिया डेटा, बैंक ने डेटा दिया, ठीक है। बैंक ने डेटा दिया तो इसको 5 दिन में प्रोसेस करना है। लेकिन इसको भी तो डेटा देगा ना, डेटा कौन दे रहा है, कस्टमर। कस्टमर या तो टाइमली पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका टैट भी है कि यार कस्टमर ने पे कर दिया नहीं पे करा, तो ये भी आपका टैट है विच इज 7 डेज। तो इन दोनों डेज पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। 5 डेज और 7 डेज में इनको अपडेट करना है, कब से, लेकिन सेंट्रल लेवल पर अपनी लिस्ट को कब अपडेट करना है, फोर्टनाइटली 15 दिन पर। लेकिन कस्टमर वाइज अगर हम बात करें तो 7 कैलेंडर डेज में अपडेट हो जाना चाहिए। किसके बात कर रहा हूं, जब लेंडर के पास डेटा आता है कस्टमर का, उसने या तो बाउंस करा रहेगा या तो नहीं करा रहेगा, तो वो डेटा इनको अपडेट करना है 7 दिन में। लेकिन ये डेटा जब भी देता है सिबिल जैसी कंपनीज को, तो इनको 5 दिन में अपडेट कर लेना है, ठीक है। इनको कम दिन में टाइट दे रखा है कि कम दिन में आप प्रोसेस करो फटाफट। According to the new reporting requirements, when must CICs report a list of CIs that fail to meet reporting timelines to the RBI's Department of Supervision। अभी यहाँ पर बोला गया है कि न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बता दिया है कि 7 डेज में, 5 डेज में, कुछ फोर्टनाइटली जो बताया सेंट्रल लेवल पर।
तो सीआईसी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनको रिपोर्ट करना है लिस्ट ऑफ सीआई जो कि टाइमली इनको रिपोर्ट नहीं करे, मतलब 7 दिन में रिपोर्ट नहीं करे, जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि 7 दिन में या फोर्टनाइटली रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो इस लिस्ट को इनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आरबीआई के सुपरविजन डिपार्टमेंट को। ठीक है, आरबीआई के सुपरविजन डिपार्टमेंट को कौन करेगा रिपोर्ट? सिबिल। किस चीज का करेगा कि यार बैंक ने टाइमली रिपोर्ट नहीं करा मुझे, तो इस डेटा को रिपोर्ट कहां करेगा? ये आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन पर। अब डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन पर करने का टाइम क्या है ना? एनुअल करेंगे 31 ऑफ दिसंबर को, सेमी एनुअली ऑन 31 मार्च और 30 सितंबर को करेंगे, मतलब हाफ ईयरली करेंगे यूजुअली कि 30 सितंबर और 31 मार्च को क्वार्टरली करेंगे या मंथली करेंगे। करेक्ट आंसर इज 30 सितंबर को करेंगे एक बार और 31 मार्च को करेंगे। ठीक है, 2 बार करेंगे, सेमी एनुअली करेंगे। तो ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन सीआईसी का कंफर्म बनने वाला, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड 3 ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू, ऑल ऑफ यू। इसका पीडीएफ आप लोगों को इंटरनली मिल जाएगा। नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस गाइस, ढंग के मैराथन होंगे एंड टाइम पर कि कम से कम आपका माइंड सॉर्टेड रहे और ढंग से एग्जीक्यूट कर पाओ। जिसने एनरोल नहीं करा, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप लोगों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। डू नॉट लेट गो ऑफ द डेज कि यार जाने देते दिनों को, प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो कोशिश करो कि ढंग से करो और डे टू डे करो। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज in the event of death before PAN Aadhaar linkage, what provision has been made regarding TDS TCS rates according to CBDT, ये टैक्स अथॉरिटी है, regulations। अभी एक न्यूज चल रहा था अगस्त में दैट किसी ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करा और उनका डेथ हो जाता है, तो वो टीडीएस और टीसीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से रहेंगे उसके ऊपर बात करिए। तो टीडीएस टीसीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब इनकम जनरेट कर रहा उस पे, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो दोनों डिडक्ट होता है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, चाहे वो टैक्स का हो एफडी का हो, तो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सेल के ऊपर भी कलेक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर एक डेटा है विच इज इंपॉर्टेंट कि इन लोगों को अगर वो पास अवे हो गए तो उनको पैन आधार उनका लिंकेज नहीं हुआ है, तो उस पे इन लोगों को टैक्स टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट नहीं करा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीबीडीटी ने रेगुलेटरी अपनी गाइडलाइन में बताया था अपडेट करते हुए। ठीक है, इसमें और भी डेटा है। ये एमसीक्यू सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप लोगों का एक ब्रशअप हो रहा है, आपने इस पे पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो ब्रशअप होगा, नहीं तो ब्रशअप नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या तुक्का मारेंगे, ये क्वेश्चन आ गया तो रट के चले जाते हैं, रटने का काम नहीं करना है। ध्यान रखो, एमसीक्यूज के पीछे लगते हो फॉर श्योर, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल रिवीजन पर्पस। आपका जो कल अगस्त का पीडीएफ आप लोगों को मिला उसमें 30-40 पेजेस और इंक्लूड हुआ है, तो ध्यान रखो कि उस पेजेस को भी कवर कर लें पहले हम लोग बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज डायरेक्टली। लेकिन एमसीक्यूज को भी देखना है, लेकिन देखने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कर लिया इसमें से क्वेश्चन आ गया। लैंग्वेज डिफर कर जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं पर मेन रिलाई करेगा। एज ऑफ जुलाई 19 आप लोगों के एग्जाम से पहले अप्रॉक्स 1000 एमसीक्यूज आप लोगों को और मिलेंगे। 1000 एमसीक्यूज आई मीन आप लोगों को 2 से 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे टोटल ऑफ मिलाकर, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएगा, रिपोर्ट्स कैटेगरीज आ जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आ जाएगा, जीएसटीज के बारे में आ जाएगा डेटा। आप लोगों के पास गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का डेटा आ जाएगा, एफए की मंथली न्यूज, आरबीआई सर्कुलर्स, तो भर भर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छे तगड़े तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस करना है, एक हैबिट बनाना है। 30-40 मिनट डेली कर रहे हैं, तो वो क्लास हम लोगों ने मॉर्निंग का स्टार्ट करा है उसी पर्पज से कि आप लोगों का जुलाई का डेटा गायब हो गया होगा वापस से, तो जुलाई का डेटा वापस से ब्रशअप कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत क्विक तरीके से करेंगे। करते चलना साथ में क्लास के, और अगस्त का भी करते चलो, बहुत मैटर करेगा एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कहां से बनाएगा आप खुद सोचो ना। हम लोग अभी हमारे पास टाइम मिलेगा तो लास्ट डे का भी आरबीआई सर्कुलर कर लेंगे, वो बहुत क्रिस्प कंटेंट रखा हुआ है, वेबसाइट पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। 2023 सेक्शन में जाना, आप लोगों को मिल जाएगा 22-23 का सेक्शन, अप्रॉक्स 80 पेजेस का पीडीएफ है। आप उसको इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। बाकी में क्लास में टाइम मिलेगा, जैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है, तो मैं वो डेटा भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का क्वेश्चन छूटे। आप लोग ये आकर ना बोलें कि सर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, कहां से पूछा, कहां से पूछेगा एग्जामिनर, पूछना इनमें से ही है ना। आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, ट्रस्ट मी, आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट फॉर आरआरबी, पर्टिकुलरली आरआरबी की बात कर रहा हूं, आपको कोई भी बताने वाला नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन चांसेस है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, या फिर उससे भी पुराने ईयर्स में पूछे जाते थे पैटर्न। तो उस पैटर्न पर ही हम आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों के कंटेंट को रेडी करते हैं। ठीक है,
सो एज ऑफ जुलाई 19 2024 हाउ मेनी जनधन अकाउंट, अभी पीआईबी नोटिफिकेशन में जनधन अकाउंट के बारे में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, बहुत अपडेट आया है जनधन अकाउंट के बारे में, अभी बहुत प्रेज मिला है कि इसने बहुत अच्छा काम करा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो जनधन अकाउंट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए ये तो हाई टॉपिक से, हाई वेटेज टॉपिक से, एंड में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, जैसे अगर 15 तारीख आ गया तो मैं आप लोगों को ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक भी बताऊंगा कि यार ये करके जाओ पहले, बाकी मत पढ़ो, एक बार चलेगा लेकिन ये पढ़ के जाओ। तो इनमें से क्या रहेगा, जैसे आपको अगर 100 टॉपिक बता दिए तो 100 टॉपिक में से प्रोबेबिलिटी बनेगा 10-12 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, कम से कम कट ऑफ तो निकल जाएगा आप लोगों का, लेकिन जो डिटेल में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उनका बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो चीज है। अब यहाँ पर हाउ मेनी जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं टिल नाउ, टिल 19 जुलाई 2024 कितने अकाउंट जनधन अकाउंट ओपन हो चुके हैं टिल नाउ, जब से लॉन्च हुआ स्कीम। तो करेक्ट आंसर इज 52.81 करोड़। ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखने लायक डेटा है, मैंने आप लोगों को पीआईबी नोटिफिकेशन में करवा दिया है, वापस से मैं करवाऊंगा इसको एक बार रिवीजन आप लोगों को। 52.81 करोड़, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा कि एक ऑर्गेनाइज वे में आप लोगों को डेटा मिल जाए पूरा जनधन अकाउंट का, कि यार ये इतना परसेंट होता है, ये इतना वीमेन इसका कंट्रीब्यूशन इतना है, ये सब डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। वन गो में पढ़ो, समझो और आगे निकलो, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, गवर्नमेंट स्कीम तो यूपीएस और जनधन अकाउंट से इस बार क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। लास्ट ईयर सुकन्या समृद्धि और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है लास्ट 2 ईयर से। केसीसी से क्वेश्चन कैसा भी घूम फिर के आएगा, लेकिन फॉर श्योर आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटर सबवेंशन के ऊपर आएगा, ई केमल्स के ऊपर आ जाएगा, या फिर स्मॉल मार्जिनल फार्मर के ऊपर आ जाएगा, कितना अमाउंट इनको डिस्ट्रीब्यूट करा है इनके ऊपर आ जाएगा, पार्क्स के ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन बनता है जरूर है वहां से भी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जनधन अकाउंट्स आर हेल्ड बाय विमेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यार जो हमने अभी डेटा देखा था 52.81 करोड़ टोटल जनधन अकाउंट हो चुके थे 19 जुलाई तक, ठीक है। इनमें से विमेन का कंट्रीब्यूशन क्या है यार, हम लोगों को विमेन का भी एम्पावरमेंट करना है जो रूरल एरियाज में, ये मेन मोटो रूरल एरियाज का है। ऑब्वियसली सेमी अर्बन और अर्बन डेवलपमेंट हो चुका है, ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है, अच्छा खासा हो चुका है। लेकिन अब व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज, तो यहाँ पर अभी विमेन का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है जनधन अकाउंट में, ऑब्वियसली सारा एरियाज कवर्ड है, तो विमेन का अकाउंट आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जस्ट कहानी जैसे मत समझना, डेटा याद रखने की कोशिश करना, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर बैठा करो। 2-5 डेटा जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया, कल उसको मॉर्निंग तक रिवाइज कर लेना ब्रेन में। जब भी कुछ एक्टिविटी करते हो, कुछ काम भी कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो ब्रेन में क्विकली। यार 5 डेटा मेरे को याद नहीं आया था, कौन कौन सा 5 डेटा था, इसका कितना परसेंटेज था, और कितने जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके थे, सीआईसी को कितने दिन में अपडेट करना है, सीआई को कितने दिन में अपडेट करना है, और इंटर सबवेंशन स्कीम, मॉडिफाइड इंटर सबवेंशन स्कीम में इफेक्टिव रेट कितना पड़ता है, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर का डेफिनेशन क्या है, ये सब चीजें एक बार क्विकली गो थ्रू कर लिया करो, 5 मिनट लगेगा अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है 55.6%, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। विमेन का कंट्रीब्यूशन मतलब 50% के ऊपर आ गया है, विच इज वेरी गुड। व्हाट इज द टोटल अमाउंट सैंक्शन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, इस पे भी पीआईबी नोटिफिकेशन में डिटेल्स अपडेट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना कितना अमाउंट सैंक्शन हो चुका है स्टैंड अप इंडिया स्कीम पर। जिसको पता रहेगा उन्होंने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। करेक्ट आंसर इज 53,609 करोड़, ठीक है। वेयर कैन वन एक्सेस द मंथली जीएसटी कलेक्शन, अभी इसके ऊपर डेटा आया था दैट ये अपडेट कर पाएंगे, डेटा अपडेट होगा जीएसटी की वेबसाइट पर कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ मंथ वाइज और ये सब। तो कहां पर कौन से सेक्शन पर जीएसटी की वेबसाइट पर इनको डेटा मिलेगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा, वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो जीएसटी की वेबसाइट पर न्यूज एंड अपडेट्स सेक्शन में मिलेगा गाइस, कोई भी आंसर गलत करके नहीं आएगा, न्यूज एंड अपडेट पर करेक्ट आंसर करना है, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन पर नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, या डाउनलोड्स पर नहीं करेगा। कहां पर डाउनलोड होगा, यहाँ पर अगर उसने डाउनलोड लिख दिया ना तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डाउनलोड लिख दिया तो डाउनलोड सेक्शन में होगा, ऐसा मत सोचना। न्यूज एंड अपडेट सेक्शन पे क्या होगा, जीएसटी का मंथली रिपोर्ट वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहां पर बात हो रही है कि सिंस व्हेन हैज द हिस्टोरिकल जीएसटी डेटा डेटिंग बैक टू 2017 बीन अवेलेबल ऑन द जीएसटी वेबसाइट। देखो हिस्टोरिकल डेटा कब से अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर, देखो अभी तो हमने बात कर ली कि मंथली डेटा अवेलेबल रहेगा, लेकिन कब तक का डेटा हिस्ट्री का रहेगा, हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल रहेगा। करेक्ट आंसर इज 2018 है आई गेस, यस करेक्ट आंसर इज 2018, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब 2018 ऑनवर्ड्स का डेटा हिस्टोरिकल फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, कहां पर, जीएसटी की वेबसाइट पर। हम अगेन टेलिंग दिस इज नॉट ओनली ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। कल एक वीडियो आउट हुआ था
इंपॉर्टेंट वेटेज के ऊपर। अभी उसके अकॉर्डिंग भी क्लासेस और आएगा, मैराथन आएगा। देखो क्या होता है, आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं बन रहा, आपसे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा, तो मैराथन पर्टिकुलरली उसी टॉपिक का रखेंगे एंड टाइम पर। एंड टाइम से मतलब जब एंड टाइम आ ही गया है, तो एंड टाइम पर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा क्लासेस कि यार 1 गो में डेटा इंटरप्रिटेशन करा, 2 घंटे का क्लास करा, डन करा। आपसे नहीं बन रहा है खुद से करने का, तो आपने वहां पर कर लिया। कंप्यूटर अवेयरनेस का आ रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस का 5-6 टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक एक बार में 1 गो में कंप्लीट कर लिया और उसको फिर पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लिया। ये खुद से शेड्यूल बनाना, प्लानिंग करना बैठकर कि यार कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है, आप आपके लेवल पर डिसीजन इसका सही नहीं ले पाओगे, लेकिन पढ़ने का डिसीजन सही कर पाओगे। तो पढ़ने का डिसीजन सही करो। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा गाइस, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मतलब ऐसा अपनी मजबूरी की वजह से दिनों को मत जाने दो कि यार मुझे टाइम नहीं मिल पाता या मेरे ऑफिस वाले ऐसा कर रहे हैं। उन सबसे अपने आप को मेंटल जोन में आपको रखना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोगों को एसोसिएट करना चाहिए कि आप लोग अपने आप का ब्रेन फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज कर पाओ। लेकिन एसोसिएट करने के बाद गाइस लाइव क्लासेस पर अगर आप अटेंड नहीं करोगे, तो आपका उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपका कनेक्टिविटी नहीं होगा। तो अपने जोन से बाहर आकर थोड़ा कॉम्पिटिशन को चेक करो। ऑलरेडी 1500 प्लस लर्नर्स है, उनमें से बहुत कम लोग लाइव देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड भी कंपटीशन देने वाला आपको बहुत लोग है। तो वैकेंसी जितना है उतना ही सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लोगों के चांसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आपको फाइट करना है। ठीक है, तो यार थोड़ा थोड़ा डे टू डे करा करो, रिकॉर्डेड से भी उठा लो टॉपिक। यार आप खुद से डेटा इंटरप्रिटेशन करो, आपको लग रहा है मेरे को डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है कि आपका स्थिति है क्या, आपका अभी स्टैंड है कहां पर, आप कितना प्रिपेयर कर पाए हो, नहीं कर पाए हो। तो ये बात समझना, आप हमारी बैच के अंदर अगर एनरोल कर चुके हो तो जुलाई के अंदर देखो डेटा 4 दिन में मैं आपको कवर करा सकता हूं, जो आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगस्त का भी मैं 5 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करा सकता हूं। आरबीआई सर्कुलर 2-3 दिन में कंप्लीट करा सकता हूं, 2-3 दिन में गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी है। अब अदर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को रीडिंग का प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करे जाओ, रीडिंग करना स्टार्ट कर दो गाइस। ये तो एकदम आप लोगों के लिए ओपन सजेशन है कि रीडिंग करोगे तो पैसेज बनेगा। 5 दिन पहले रीडिंग करने बैठोगे और ऐसा सोचोगे कोई ट्यूटर समझाएगा वर्ड बाय वर्ड क्या होता है इसका मतलब, तो फिर आपका रीडिंग ही नहीं अच्छा, आपको कैसे कोई सिखा देगा ये चीजें। तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, वहां से 15 नंबर निकाल सकते हो आप लोग। एक बार आप एरर के क्वेश्चन पर रिलाई नहीं कर सकते, एक बार दूसरे क्वेश्चन पर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट में आपका रीडिंग अच्छा था, आप एरर के क्वेश्चन ये भी समझ के पढ़ लोगे। मतलब अपन को खुद को इंट्यूशन आ जाता है यार, ये इंस्टिंक्ट आता है कि यार ये गलत आंसर है। उसके बाद बात करूं तो कंप्यूटर अवेयरनेस का आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैराथन भी रहेगा, तो उसमें भी करना है। ई बुक्स आप लोगों के लिए, उसमें 55 सेक्शनल टेस्ट है। ई बुक के अंदर जाके क्वेश्चन लगाया करो धड़ाधड़, आधा घंटा कम से कम। कैप्सूल दे दिया आपको 100 पेजेस 150 पेजेस का, एकदम प्रिसाइज कैप्सूल है, पूरा इमेजेस है उसमें। ऐसा कैप्सूल आप लोगों को डिफाइंड कैप्सूल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस आईबीपीएस के एग्जाम में आरआरबी के अलावा ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो उसका पूरा डिफाइंड कैप्सूल है। ठीक है, 2018 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद का डेटा अपडेट करना पड़ेगा। नाउ हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन सैंक्शन्ड टू फिशरीज, और फिश फार्मर्स के लिए कितना मिल चुका है। केसीसी गाइस केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं मिलता, फिशिंग एक्टिविटी में भी मिलता है। तो अभी केसीसी जो कार्ड से वो सैंक्शन कितने हो चुके हैं, किसको, फिश फार्मर्स को। करेक्ट आंसर इसका भी बताना है, जितना जितना भी फैक्ट्स रहता है उसको एक बार नोट डाउन करना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना सर हम नोट डाउन नहीं करेंगे, आप नोट डाउन मत करो, पीडीएफ से पढ़ो। लेकिन गाइस उस पीडीएफ को फिर प्रिंट निकालना, प्रिंट के लिए आप लोगों को डेटा भी और प्रिसाइज मिलेगा। प्रिंट करो और फिर इसको हाईलाइट करके रोज देखो, तो स्ट्राइक करेगा यार मैंने इतना कुछ अमाउंट देखा था, एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज आप लोगों का 4,26,606 अभी तक क्रेडिट कार्ड्स बढ़ चुके किसान के। व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन, इनका भी इंटरेस्ट सबवेंशन है, ध्यान रखना। ठीक है, अंडर द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एफआईडीएफ के ऊपर भी क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, ध्यान रखा करो। तो एफआईडीएफ क्या होता है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। आप समझते हो एक्वाकल्चर वाटर रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या एक्वाकल्चर आप इसको समझ सकते हो वाटर इरिगेशन टाइप की भी चीजें जो रहती है। तो डेवलपमेंट फंड जो रहेगा उसके अंडर में इंटरेस्ट सबवेंशन रेट कितना लगेगा फिशर्स को, फिशरीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। अभी हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन देखा है वो 1.5% किसके लिए, केसीसी जो एग्रीकल्चर एसएमएफ है उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फिशरीज आ जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को 3% रहेगा, है ना, 3% पर एनम रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। व्हाट इज द करंट रेपो रेट, चलो रेपो रेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक है। हमने इसके पॉलिसी कमेटी के बारे में ढंग से देखा है, कौन कौन से इसके अंदर पॉलिसी में मेंबर्स है, कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, और क्या परसेंटेज का रोल है, क्या होता है सीआरआर। तो ये ऑब्वियसली आप लोगों को इंटरव्यू में मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आ गया
अगर उसने इंटरव्यू आपके एग्जामिनर ने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तो यार वो भी तो करना है हम लोगों को। करंट रेपो रेट क्या चल रहा है सभी को बताना है, 0.25, 6.25, 6.75, 6.50 या फिर 6.7%। करेक्ट आंसर इज 6.5%। ठीक है, दिस इज फॉर रेपो। According to the RBI's annual August 2024 policy update, what is the revised GDP growth estimate for quarter 1 24-25? अभी क्वार्टर 1 का जो हम बात कर रहे हैं 24-25 की, तो अगस्त में अभी आरबीआई का पॉलिसी अपडेट आया था, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ कितना बताया गया था, एस्टिमेटेड कितना हो चुका है हमारा क्वार्टर 1 का। तो क्वार्टर 1 का हमारा हुआ है 7.1%, अभी थोड़ा सा डाउन जाने लग गया था बीच में। अब इसका क्वेश्चन देख लेना, मैं इसका ऑप्शन नीचे बता दूंगा आपको। What is the proposed change in the check clearing cycle under the RBI's new enhancement measure? अभी चेक क्लियरिंग साइकिल के ऊपर आरबीआई ने न्यू अपडेट दिया था। ठीक है, देखो प्रिपरेशन में सारे टॉपिक्स करना जरूरी नहीं है, लेकिन आरआरबी एग्जाम जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अभी के डेटा के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो मैटर करता है। ऐसे तो आप लोगों को यूपीएससी का अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो वो पढ़ना चाहिए क्या? आपको आरबीआई ग्रेड बी का मिल जाएगा, वो पढ़ना चाहिए क्या? आपको पीओ का मिल जाएगा, वो पढ़ना चाहिए क्या? तो वो चीजें मत पढ़ो, वो चीजें मत पढ़ो गाइस। आपकी एग्जाम डिफरेंट है, आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट रहेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन बैठ जाएंगे, लेकिन उसमें हाई चांसेस नहीं रहेगा कि आपके सारे क्वेश्चन बैठे। उससे ज्यादा आप थक जाओगे उस क्वेश्चन कंटेंट को पढ़ते पढ़ते। वो कंटेंट आपके लिए बना ही नहीं है। और ट्रस्ट में आपको एग्जैक्ट कंटेंट फॉर आरआरबी कहीं पर नहीं मिलेगा जो प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को जो क्वेरीज रहता है वो इंस्टेंटली कोशिश करा जाता है कि सॉल्व हो जाए, आपको कोशिश करा जाता है कि टाइमली कंटेंट मिल जाए प्रैक्टिकलिटी के साथ में कि आप क्या चीज एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो प्रपोज चेंज क्या करा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि T+1 डेज से T+2 पर हो गया, ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके अगले दिन सेटल होता था और अभी सेटल होना है इसको कि T+2 डे पे होगा, या फिर T+1 डे पहले चलता था। चेक क्लियरिंग की बात हो रही है, करेक्ट आंसर इज सी। पहले होता था T+1 डेज पे, इस पे फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि यार फ्यू आवर्स में ही हो जाए। होता है वैसे, फ्यू आवर्स में भी होता ही है, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि यार डिले नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है फ्यू आवर्स का, वो भी बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। विच सेंट्रल बैंकर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप हर जगह क्वेश्चन देखते हो कि शक्तिकांत दास जी जो कि आरबीआई के गवर्नर है उनको A+ रेटिंग मिला है बाय ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आज सेट आता है ना वो डिटेल आता है, आपसे बच्चों जैसा क्वेश्चन एसएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए बैंकिंग कोर प्रोडक्ट नहीं है, आपका बैंकिंग कोर प्रोडक्ट है, तो आपसे उसमें थोड़ा डेप्थ पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन टू यू इज, शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिल गया है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, बट इनके साथ में किस और सेंट्रल बैंकर को इसमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? A+ रेटिंग मिला हुआ है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, A+ रेटिंग या फिर रेटिंग अच्छा मिला है, वो कौन है? बाद में नहीं तो आपको करेक्ट करने का ज्यादा शौक रहता है, लेकिन ये करेक्ट करने का शौक नहीं रहता कि कितने आंसर आपके करेक्ट हुए, है ना? क्रिश्चियन केटल थॉमसन, थॉमस जॉर्डन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखो कभी भी बोथ ए एंड बी आता है ना एग्जाम में, तो ध्यान रखा करो कि बोथ ए एंड बी के होने के चांसेस ज्यादा है। तो शक्तिकांत दास जी के साथ में इनको भी रेटिंग मिला हुआ है, क्रिश्चियन केटल थॉमसन एंड थॉमस जॉर्डन एंड शक्तिकांत दास जी। ठीक है, केवल ये नाम तक रिजिड मत रहना। लास्ट ईयर भी अगस्त से क्वेश्चन देखने को मिला था, व्हाट हैपेंड वाज उसमें थोड़ा डेप्थ इंक्लूड कर लिया था। टॉपिक तो अगस्त का ही था, सितंबर में एग्जाम था आप लोगों का, तो अगस्त का डाटा ज्यादा था, तो उसमें आप लोगों ने पाया था दैट कि सर ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, सारे सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिनको लगता है कि सर आपकी पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आता, आप एक बार देखना जाकर, लास्ट ईयर का एक अगस्त का सेशन अपलोडेड है, जिसने लास्ट ईयर का पेपर दिया था वो पेपर क्वेश्चन देख लेना एक बार, जो 10 दिन पहले आप लोगों को पब्लिक वीडियो मिला था, उससे ही 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। वो आधे घंटे का 30-35 मिनट्स का जो सेशन है उससे 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। सो हमको इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको आइडिया नहीं है, हमको ऑलरेडी बहुत टाइम का आइडिया है दैट आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप लोग बस पढ़ते जाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, व्हाट इज द न्यू टेनर फॉर कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर? कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर का एक न्यू टेनर आ चुका है गाइस, तो वो न्यू टेनर क्या है? 5, 8, 10, 12, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है।
करेक्ट आंसर इज 5 years। तो न्यू अमेंडमेंट के बाद में, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को 5 years दूसरी चीज का याद रह गया था। करेक्ट आंसर इज 10 years, है ना। ये क्या है डायरेक्टर का, क्या है डायरेक्टर का वैलिडिटी समझ लो आप है ना। न्यू टेनर, कितना टेनर होगा फॉर कोऑपरेटिव बैंक, तो 10 years का है। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका पीडीएफ आपको रात तक मिल जाएगा जिन्होंने एनरोल कर रखा है व्हाट्सएप पर, और जिन्होंने नहीं करा है आप लोग व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीन पर एक और बार लिख रहा हूँ, आप लोग को स्क्रीन पर अवेलेबल है 9977206520। आई होप सेशन पसंद आया। अच्छा, नेक्स्ट सेशन पर हम लोग और थोड़ा फर्दर देखेंगे, जिस पर हम लोगों को क्या करना है यार, हैंड्स ऑन करके चलना है। ये सेशन भी इतना लेंदी हो गया है रिकॉर्डेड करने के बाद भी, लेकिन मेन मोटो इसकी गाइस आप लोगों के दिमाग पर डेटा आना चाहिए। कम करो, अच्छा करो, और इस एग्जाम को फोड़ कर आओ यार। अब बहुत हो गया कि यार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, बहुत हो गया कि ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अब ये हाइप खत्म करते हैं, लेट्स एंड दिस हाइप नाउ, है ना, कि हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं। पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, सब कुछ पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट रेफर करो, और कोशिश करो कि इधर उधर भटको मत, है ना, कि यार इसमें क्या मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, मत भटको। अब ये टाइम नहीं है भटकने का। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।